Assalamu alaikum dear friends of class 6. We were reading the third chapter of computer science, that is flowcharts and programs, and our today's topic is a simple flowchart. एक सिंपल फ्लो चार्ट पहले हमने इसकी डिटेल पढ़ी, इसके बारे में पढ़ा था कि फ्लो चार्ट होता है क्या है, फिर हमने इसके सिंबल्स पढ़े थे और आज हम देखते हैं कि फ्लो चार्ट दिखने में कैसा होता है। ये चीज़ जैसे हम लोगों ने सिंबल्स पढ़े थे कि आप फ्लो चार्ट को स्टार्ट या फिर एंड करने के लिए स्टार्ट और स्टॉप सिंबल्स यूज़ करते हैं, वो ओवल शेप में होते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों उन्होंने वैसे बना दिए। फिर उसके बाद ये फ्लो चार्ट है किस चीज़ के लिए, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए। अ फ्लो चार्ट टू फाइंड एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए फ्लो चार्ट है। इसका फार्मूला क्या है, पाई जिसकी वैल्यू होती है 3.14 और इसके बाद स्केयर होता है। कंप्यूटर में चूँकि स्केयर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए आर को 2 दफ़ा उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है। पाई भी नहीं कंप्यूटर लैंग्वेज में होता, तो पाई की जगह पे उसका जो कांस्टेंट है दैट इज़ 3.14 वो है, और स्केयर की जगह पे आर लिख दिया। और ये मल्टीप्लाई का सिंबल भी कंप्यूटर में एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके लिए स्टेरिक का साइन जो वो यूज़ कर दिया। तो इस तरह से ये क्या बना, 3.14 स्टेरिक आर। तो ये सर्कल का फार्मूला है उसका एरिया फाइंड करने के लिए। अब इसमें ये तो फार्मूला हो गया हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन हमें इसके लिए चाहिए क्या, सबसे पहले तो हमें रेडियस चाहिए, आर फॉर रेडियस हमें चाहिए। तो हुआ क्या, जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो सबसे पहले इनपुट सिंबल जो कि पैरेललोग्राम था उसमें हम लोगों ने आर की वैल्यू ले ली, रीड रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे ये हमारे पास इनपुट आ गया, हमने इनपुट में सर्कल का रेडियस ले लिया। फिर उसके बाद ये प्रोसेसिंग सिंबल आया, कंप्यूटर ने क्या किया कि यहाँ से फ्लो रेडियस जो हमने इनपुट में लिया था, इनपुट को उसने प्रोसेसिंग के लिए आगे भेजा और यहाँ पे रेक्टेंगल सिंबल में प्रोसेस करवाया गया। और फिर उसके बाद एरिया फाइंड करने के बाद जो उसका रिजल्ट था वो इस आउटपुट सिंबल में दिखा दिया गया, और इसके बाद प्रोग्राम एंड हुआ तो इसके लिए ये स्टॉप सिंबल जो वो यूज़ कर दिया गया। तो नॉर्मली एक सिंपल जो फ्लो चार्ट होता है वो इस किस्म का होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग इनपुट सिंबल देते हैं, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग करवाते हैं और फिर उसके बाद आउटपुट होती है और फिर प्रोग्राम को फ्लो चार्ट को एंड कर दिया जाता है। एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ ब्रांच फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की 2 टाइप्स होती हैं, एक ब्रांच फ्लो चार्ट होता है, दूसरा लूपिंग फ्लो चार्ट है। तो यहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे ब्रांच फ्लो चार्ट के बारे में। समटाइम द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन एन एल्गोरिदम कैन ब्रांच इनटू मल्टीपल पाथ्स बेस्ड ऑन हाउ अ पर्टिकुलर कंडीशन वर्क्स आउट। कि एक एल्गोरिदम में स्टेप्स का जो फ़्लो होता है वो नॉर्मली मल्टीपल पास मुख्तलिफ़ किस्म के रास्तों में उसको बांट दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे फ़्लो चार्ट में उन्होंने दिखाया गया। और इसमें बांटा कैसे जाता है, ब्रांच कैसे किया जाता है कि कोई कंडीशन होती है जो अगर फुलफ़िल होती है तो एक साइड पे हम लोगों ने फ़्लो चार्ट को एग्जीक्यूट करवाना होता है, और अगर फुलफ़िल नहीं होती तो हमने दूसरी साइड उसकी एग्जीक्यूट करवानी होती है। तो यहाँ पे उन्होंने ये एग्जांपल में आपको फ़्लो चार्ट दिया हुआ है, यहीं से हमें पता चल जाता है कि ब्रांच कैसे बनी। अब इसमें किस चीज़ के बारे में फ़्लो चार्ट है, सपोज़ यू आर डिसाइडिंग हाउ टू स्पेंड द इवनिंग। फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हैं कि आपने आज शाम कैसे अपनी गुजारनी है, अपना टाइम जो है इवनिंग में कैसे स्पेंड करना है। यू वुड प्ले बास्केटबॉल इफ़ इट डज नॉट रेन, आप अगर बारिश नहीं है तो आप फुटबॉल खेलेंगे, बट इफ़ इट्स रेन, लेकिन अगर बारिश हो जाती है यू नीड टू हैव एन अल्टरनेट प्लान इन्वॉल्विंग इनसाइड गेम। तो अगर बारिश हो जाती है तो आपको इसके अल्टरनेट या इसके मुतबादिल कोई और प्लान बनाना पड़ता है जिसमें कि आप इनसाइड गेम जो है वो भी कोई प्ले कर सकते हैं। तो इसका फ़्लो चार्ट जो है वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। हमने फ़्लो चार्ट स्टार्ट करना है तो स्टार्ट सिंबल से करेंगे, फिर उसके बाद इवनिंग कैसे स्पेंड करनी है, ये इस चीज़ का इन्हिसार इस चीज़ पे कि बारिश होती है कि नहीं होती। तो ये जो है इसका ऑप्शन येस और नो दोनों में आ सकता है, आंसर जो दोनों में आ सकता है। तो हम लोगों ने इसको डिसीजन सिंबल में लिख दिया, इज़ इट रेनिंग। ये हमारे पास कंडीशन है कि अगर बारिश होती है तो फिर हम क्या करेंगे, अगर येस है बारिश हो जाती तो फिर वो क्या करेगा, प्ले कंप्यूटर गेम्स, कंप्यूटर पे कोई गेम खेलेंगे। लेकिन अगर बारिश नहीं होती, नो कंडीशन हमारे पास आती है, तो फिर क्या होगा, प्ले आउटडोर गेम, तो घर से बाहर कोई गेम खेलेगा। इट में भी क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी वगैरह इस तरह की कोई भी गेम जो है वो खेल सकते हैं। अब दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, अगर तो ये है तो वो कंप्यूटर पे गेम खेलेगा, अगर नहीं होती तो फिर वो ये गेम खेलेगा, और दोनों सूरत में वो खेलने के बाद जो है फ़्लो चार्ट जो है वो एंड हो जाता है। तो इस किस्म का फ़्लो चार्ट है जिसमें ब्रांचेस आ जाएं, कंडीशन आ जाए, जिसकी वजह से फ़्लो चार्ट जो वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। तो ऐसा फ़्लो चार्ट हमारे पास ब्रांच फ़्लो चार्ट कहलाता है। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दिस ब्रांचिंग इन अ फ़्लो चार्ट इज़ कॉज ड्यू टू सम कंडीशन। फ़्लो चार्ट में जो ब्रांचिंग होती है वो किसी कंडीशन की वजह से होती है। इट इज़ शोन बाय द डिसीजन बॉक्स इन अ फ़्लो चार्ट। ये आमतौर पर फ़्लो चार्ट में डिसीजन बॉक्स से दिखाई जाती है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे हमारी कंडीशन आ रही थी उसको ये डिसीजन बॉक्स में लिख दिया गया था।
और सेकेंड टाइप ऑफ फ्लो चार्ट इज लूपिंग फ्लो चार्ट. लूपिंग क्या होती है? समटाइम सम स्टेप्स इन एन एल्गोरिदम हैव टू बी रिपीटेड फॉर अ गिवन नंबर ऑफ टाइम्स. बाज़ औक़ात एल्गोरिदम में कुछ स्टेप्स जो होते हैं उन्हें एक ख़ास तादाद तक रिपीट करवाना पड़ता है. मीन्स के जो हमारे पास नंबर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, कितनी दफ़ा हम लोगों ने इसको रिपीट करवाने. दिस इज़ नाउन एज अ लूप. और इस सिचुएशन को हम लोग लूप कहते हैं कि मीन्स कि एक ही प्रोग्राम जो वो बार बार आपका रिपीट होता है, एल्गोरिदम आपको बार बार रिपीट होता है, तो उस चीज़ को हम लोग लूपिंग कहते हैं. अ लूप इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट रिपीट अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज़ मेट. लूप जो होता है वो इनफैक्ट इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस ही होता है. इंस्ट्रक्शन का ऐसा सीक्वेंस जिसे कि बार बार रिपीट करवाया जाता है. या तो उसमें आपको पहले नंबर दे दिए जाते हैं कि आपने इतनी दफ़ा इस एल्गोरिदम को रिपीट करवाना है, या दूसरी क्या चीज़ होती है, कंडीशन दे दी जाती है कि जब तक आपकी कंडीशन नो आती रहेगी आपने इसको एग्जीक्यूट करवाते रहना. जहाँ पर आपकी इसकी कंडीशन येस आ गई तो वहाँ पर आपका प्रोग्राम जो है वो स्टॉप कर जाएगा. तो ये दो चीज़ों पे आपका जो है प्रोग्राम वो बार बार एल्गोरिदम जो है वो रिपीट होता रहता है. तो ऐसा जो प्रोग्राम है जो बार बार रिपीट होते हैं उसको हम लोग लूप प्रोग्राम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस लुक एट द फ्लो चार्ट करस्पॉन्डिंग टू द एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग द लार्जेस्ट नंबर इन अ लिस्ट ऑफ नंबर. अब यहाँ पे उन्होंने कहा एग्जाम्पल में आपको एक फ्लो चार्ट दिया गया है जिसमें आपको एक नंबर ऑफ़ लिस्ट दे दी गई है, लिस्ट ऑफ नंबर्स दे दिए गए हैं और आपने उसमें से लार्जेस्ट नंबर जो फाइंड करना है. मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा नंबर्स दे दिए गए, नंबर्स की एक लिस्ट दे दी गई और आपने उसमें से फाइंड करना है कि इसमें लार्जेस्ट क्या है. तो इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा आइए देखते हैं. सबसे पहले तो हमने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करवाना है स्टार्ट सिंबल से, और स्टार्ट सिंबल हमारा क्या है, ओवल शेप है. फिर उसके बाद हमने लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो पहले तो हमें नंबर्स की लिस्ट चाहिए होगी. तो हम लोग इन बॉक्स के सिंबल इनपुट के सिंबल में जो कि हमारे पैरेललोग्राम है उसमें हम लोग लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो ऑब्टेन करेंगे. तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ नंबर्स. यहाँ पे हमारे पास नंबर्स आ गए. अब नंबर्स आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेसिंग में. अब प्रोसेस यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है ना, तो प्रोसेसिंग में क्या किया कि लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर. उन्होंने कहा कि जो लार्जेस्ट नंबर है लिस्ट में जो पहला नंबर था वो हमारा लार्जेस्ट नंबर है. अब इस चीज़ को चेक करना है कि वाकई क्या ऐसा है कि नहीं है. अब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो मीन्स कि इसकी ब्रांच बन रही है. तो इसलिए हमने यहाँ पर डिसीजन बॉक्स लिया और डिसीजन बॉक्स में हमने लिखा कि एनी अदर नंबर इन द लिस्ट, के इसके अलावा क्या कोई और नंबर है लिस्ट में. तो अगर तो ऐसा नहीं है, नो की फॉर्म में अगर हमारे पास आंसर आता है कि वाकई यही बड़ा नंबर है, इसके अलावा कोई बड़ा नंबर नहीं है, तो क्या होगा कि आउटपुट द लार्जेस्ट नंबर. वहाँ पे आपका जो है लार्जेस्ट नंबर आपको आउटपुट में दिखा दिया जाएगा और फिर उसके बाद प्रोग्राम जो है वो स्टॉप कर जाएगा. लेकिन अगर कंडीशन का आंसर जो वो येस में आता है कि वाकई ही इससे बड़ा कोई नंबर है, तो वो क्या करेगा कि उसके बाद वो आगे जाएगा और उस नंबर को चेक करेगा. पहले उसने फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने कहा कि पहला नंबर 1 है, लेकिन 1 के बाद उसने यहाँ पे देखा कि क्या इससे बड़ा कोई नंबर है, उसको कोई और मिल गया. तो उसने क्या करना है, उसको भी फिर चेक करना है कि क्या इससे बड़ा और कोई नंबर है. अगेन वो उसको चेक करेगा. अगर तो आंसर येस है तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे इस डिसीजन बॉक्स में फिर वो देखेगा कि क्या अगला नंबर जो है हमने जो नेक्स्ट नंबर लिया है वो क्या हमारा वाकई ही पहले वाले नंबर से लार्जेस्ट नंबर है. अगर तो ऐसा है तो वो नेक्स्ट नंबर जो हमने न्यू नंबर लिया है उसको वो लार्जेस्ट नंबर अलॉट करेगा, लार्जेस्ट नंबर कहेगा. और फिर उसके बाद क्या होगा कि एक प्रोग्राम जो दोबारा से ऊपर की तरफ जाएगा और फिर वहाँ पे वो चेक करेगा कि इससे बड़ा कोई नंबर है. अगर तो नहीं है नंबर, वाकई वही नंबर आपका बड़ा नंबर है, तो फिर तो वो उसको आउटपुट में उसका आंसर हमें डिस्प्ले करवा देगा. लेकिन अगर उससे बड़ा कोई नंबर है तो फिर अगेन वो लूप चेक एग्जीक्यूट करेगी और येस की फॉर्म में वो अगला नंबर चेक करेगा, फिर उसको वेरीफाई करेगा, फिर उसके बाद प्रोग्राम जो हमारा दोबारा से चलेगा. तो इस तरह से जब तक उसको बड़ा नंबर नहीं मिल जाता तब तक ये प्रोग्राम जो है वो रिपीट होता रहेगा. तो ऐसा जो प्रोग्राम होगा उसको कहलाया जाएगा लूप फ्लो चार्ट. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रोग्राम्स. एल्गोरिदम्स आर फाइनली रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं. एन एल्गोरिदम रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर एंड एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम. एल्गोरिदम को जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख देते हैं और वो कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट कर जाता है तो वो कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है. जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि एल्गोरिदम प्रोग्राम फ्लो चार्ट ये एक ही चीज़ है, लेकिन इनके स्टेप वाइज जो है वो आगे से इसमें इम्प्रूवमेंट आती जाती है. तो सबसे पहले हम लोग जो रिटन फॉर्म में चेक करते हैं बना के स्टेप्स को, वो एल्गोरिदम कहलाता है. फिर उसके बाद हम फ्लो चार्ट को बना के इसकी वर्किंग चेक करते हैं कि वाकई इसकी एग्जीक्यूशन ठीक हो सकती है. और फिर उसके बाद हम लोग इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख के कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये हमारा प्रोग्राम बन जाता है. तो यही उन्होंने कहा है
कि एल्गोरिदम जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब उसको लिख दिया जाता है और कंप्यूटर पे जब एग्जीक्यूट करवाया जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रोग्राम। सिंपली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो एल्गोरिदम की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। प्रोग्राम्स रिटन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर ट्रांसलेटेड इनटू द मशीन लैंग्वेज बाय कंपाइलर्स आर इंटरप्रेटर। और जो प्रोग्राम होते हैं जिन्हें हम जो कि हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखते हैं, कंप्यूटर कंपाइलर या इंटरप्रेटर की मदद से इसे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेता है। दिस मशीन लैंग्वेज इज़ अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। और ये जो मशीन लैंग्वेज होती है कंप्यूटर वो आसानी से समझ सकता है। ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम द मशीन लैंग्वेज कोड इज़ लोडेड इनटू द रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूटेड लाइन बाय द CPU। जब हम लोग कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो मशीन लैंग्वेज जो कोड होता है वो मींस के कंप्यूटर जब उसे ट्रांसलेट कर लेता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर की मदद से, तो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है आपके इंस्ट्रक्शंस को, और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि उसे रैम में पहुंचा देता है। और वहाँ पे क्या होता है कि कंप्यूटर जो है प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करवाता है। सम कॉमन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर। अब इसके बाद जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो कि प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ की जाती हैं वो नीचे उन्होंने दी हुई है उसके बारे में डिटेल। बेसिक, क्यू बेसिक, लोगो, सिंपल, ये हमारे पास 4 लैंग्वेजेस हैं। ये किस लिए यूज़ की जाती हैं? लैंग्वेजेस दैट कैन बी इजीली लर्न बाय द बिगनर्स, जो कि प्रोग्रामिंग को भी शुरू में सीख रहे होते हैं, जो प्रोग्रामिंग के बिगनर्स होते हैं उनके लिए ये सीखने में बहुत आसान होती हैं ये लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है फॉरट्रॉन, लैंग्वेज यूज़ फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स फॉर सॉल्विंग साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। फॉरट्रॉन ये किस लिए था? फार्मूला, F और फार्मूला, TRAN ट्रांसलेशन के लिए था। ये किसका एब्रीवेशन था? फार्मूला ट्रांसलेशन। तो फार्मूले हमारे मोस्टली यूज़ किए जाते हैं साइंस में या फिर मैथ्स में, तो ये साइंटिफिक और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये लैंग्वेज यूज़ की जाती है। नेक्स्ट C और C++, लैंग्वेजेस यूज़ फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स फॉर वेरियस यूजेस एंड बिजनेस एप्लीकेशंस। ये लैंग्वेजेस जो हैं ये बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए बनाई गई हैं। नेक्स्ट विजुअल बेसिक, विजुअल C++, ये लैंग्वेजेस किस लिए हैं? लैंग्वेजेस यूज़ फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स विद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस। जहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस आ जाते हैं तो उनके लिए प्रोग्राम बनाने के लिए ये लैंग्वेज यूज़ की जाती है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है कि ग्राफिक्स कहते हैं पिक्चर्स को, तो पिक्चर की फॉर्म में जो यूज़र है वो इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ, तो वो क्या कहलाता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे कि आजकल आप कंप्यूटर अपना एग्जीक्यूट करवाते हैं उसमें बजाय इसके आपके प्रोग्राम्स की लिस्ट आ जाए आपको उसके आइकॉन्स दिखा दिए जाते हैं, तो वो आइकॉन्स क्या हैं? आपके इंटरफेस का एक मीडिया है। तो ऐसा जो मीडिया है वो हम लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को कहते हैं कि जो इमेज की फॉर्म में कम्युनिकेट करता है, तो उसके लिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो सूटेबल होती हैं। नेक्स्ट है जावा, लैंग्वेज यूज्ड इन इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन। इंटरनेट के लिए जो हमें इंटरनेट के प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने के लिए जो हमें लैंग्वेज चाहिए होती है जिसमें हम लोग इंटरनेट की जो एप्लीकेशन होती हैं वो आसानी से बना सकते हैं, वो लैंग्वेज हमारी जावा है। फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारा चैप्टर क्लोज हो। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।